ऑपरेशनल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर। क्या बच्चों? इंपॉर्टेंट डिसीजन, अहम फैसले। ये फैसलों की बुनियाद हम रख चुके हैं पहले पिछली वीडियो में कि हम जो प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएंगे उसको हॉरिजॉन्टली डिजाइन करेंगे या उसको यू शेप में डिजाइन करेंगे वगैरह वगैरह। अभी हम चलते हैं आगे। ये तो हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर कि एक होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड विद कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का मतलब ये है फाइंडिंग एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट इम्पेरेटिव टू रिमेन कंपेटिटिव इन द मार्केट प्लेस। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले से ही मैनुअल में लिखे, इन चीजों का ख्याल रखना, तुम्हारा ऑपरेशन अच्छा रहेगा, तुम्हारा काम अच्छा चलेगा, कॉस्ट कम रहेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब हम कर रहे होंगे तो लेसन लर्न करते जाएंगे और उन पर अप्लाई करते जाएंगे। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली हम सीखते जाते हैं और हमें पता चलता है किताब में लिखने का तरीका और है, काम का तरीका और है, और हम उसको लर्न करके अपने फीचर में ऐड करते चले जाते हैं। इस तरह हमारा प्रोसेस इंप्रूव होके कंपैरेटिव कंपेटिटिव होता चला जाता। अच्छा, अब जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेशन है, वो तो प्रोडक्शन है। ये अलाउ करती है बिजनेस को कि कंसीडर करें कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को, कि जो आपका कंपेटिटर है वो क्या कर रहा है, आपने किस तरह चलना है, और ये ओन अ स्ट्रेटेजिक गोल टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्शन मेथड, कि ऐसा मेथड ढूंढ के लाओ जो बेस्ट प्रोडक्शन मेथड हो। बाज का हम चीजों को पार्ट में बना के संभल कर रहे होते हैं, बाद में पता चलता है कि 3 चीजें इकट्ठी ही प्लास्टिक की मोल्डिंग से निकाल लेते तो मजबूत भी रहती और उसमें हमें एडवांटेज भी होता, कॉस्ट भी कम आती। तो ये वक्त के साथ साथ हम सीखते हैं, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन प्लानिंग हैज बैलेंस गोल में भी में कॉन्फ्लिक्ट सच एज, जब तुम हाई क्वालिटी प्रोवाइड करोगे सर्विसेज तो हो सकता है तुम्हारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाए। तो अगर तुम ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ाते हो तो शायद ये बेहतर हो जाए। तो ये अक्सर कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग भी होता है। कस्टमर कहता है फौरन ये चीज पहुंचाओ, फौरन चीज पहुंचानी है तो बायर भेजनी पड़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बाय शिप भेजे तो 3 माह बाद पहुंचेगी लेकिन कॉस्ट कम आएगी, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से क्या करें हम, व्हाट शुड बी द बेटर, बेहतर क्या। तो लिहाजा कीप प्रॉफिट हाई, हमें अपना प्रॉफिट हाई रखना है, क्योंकि हमें बाकी सारे स्टेक होल्डर को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो लिहाजा इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है और अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना होता है, जो आम तौर पे इतने आसान नहीं होते, काफी मुश्किलात होती हैं उनके अंदर, कि रिस्पॉन्सिव भी रहे, कॉस्ट भी कम आए, क्वालिटी भी अच्छी दे, कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे, और उसके साथ साथ तमाम निजाम भी हमारा इंप्रूव करता है। तो इट्स अ चैलेंज, इसी को हम कहेंगे ना कि उससे मुश्किल का मतलब इसको छोड़ दे, मुश्किल का मतलब ये है, यही तो चैलेंज है। इसी को तो हमने एक्सेप्ट करना है कि ये हम कैसे करेंगे, कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो ये सारे काम आपने करने हैं। आज आप इनको सुन के थक गए, कल इनके ऊपर आपने कई घंटे बैठ के सोचना है और उस प्रोडक्शन मैनेजर की या इंजीनियर की सपोर्ट करनी है आपने। तो हाउ यू डू इट, अंदाजा करें कि कल जिसने डॉक्टर बनना है वो आज एनाटॉमी की क्लास में थका बैठा, तो ऑपरेशन के वक्त हो कहेगा ना गुर्दा कट के हफ्ती पालो, मैं तो थक गया। अच्छा बच्चों, अब देखिए फेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है। सबसे पहले देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितने साल के लिए होती है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज आप प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इसको। अच्छा, सबसे पहली बात कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। याद है, मैं एक ही बात बताता हूँ, what goods to produce and where to sell, ये बताता रहा हूं ना शुरू से कि ये फैसला करते हैं what goods to produce and where to sell। तो क्या ख्याल है, यही है ना कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, हाउ मैनी टू प्रोड्यूस, कितनी प्रोड्यूस करनी है, और कहां पे प्रोड्यूस करनी है। कुछ फर्क नजर आया जी कि कितनी प्रोड्यूस करनी, कहां प्रोड्यूस करनी, कैसे करनी है, ये किसका फैसला है, लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये स्ट्रेटेजिक लेवल का है।
अच्छा मिडिल लेवल पे आ जाए, मीडियम टर्म प्लानिंग, उसके अंदर क्या प्लानिंग करोगे, इसका लेआउट कैसा बनाओगे, फैक्ट्री का लेआउट में भी बात हुई थी, यू शेप, वर्टिकल। अच्छा हाउ टू ऑब्टेन द रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन, कहां से रिसोर्सेज लाओगे, इसके लिए मजदूर या लेबर कहां से आएगी, ठीक है। तो ये किसके कितना होता है, ये तकरीबन 1 साल या 1 साल से कम का होते हैं ये फैसले, और ये किसके लिए होते हैं, विद इन 1 ईयर। तो इसने कहा है कि ये 3 से 5 साल, ये अबाउट 2 ईयर। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो जब हमने पिरामिड स्ट्रक्चर पढ़ा था। और ये किसके लिए, 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर। कन्वर्ट ब्रॉडर गोल इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्लान, ब्रॉडर गोल्स को किसमें कन्वर्ट करना है, प्लान में, और उसके बाद क्या करना है, मटेरियल मैनेजमेंट करनी। क्लियर बच्चों। अच्छा तो ये सारे के सारे प्लानिंग फेजेस हैं, ठीक है जी। और ये प्लानिंग फेजेस कहाँ हो रहे होंगे, जहां प्रोडक्शन प्लान हो रही है। तो मैं कहीं अगर बोल गया हूं कि उससे निचला लेवल है, आप इसको यूं ना समझिएगा, आप ये समझिएगा कि ये एग्जेक्टिव लेवल के काम है, सारे के सारे काम प्रोडक्शन के एग्जेक्टिव लेवल के हैं। हाँ ये आगे वो ट्रांसफर कर देंगे जूनियर्स को बनाने के बाद में। अच्छा बच्चों, अब ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, आप प्रोडक्शन प्रोसेस कौन सा फॉलो करेंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जॉब शॉप मेथड है, बैच प्रोसेसिंग है, मास प्रोडक्शन है, लेकिन हमारी बुक में 3 दिए हुए, कौन कौन से, मास कस्टमाइजेशन है, और बच्चों और कस्टमाइजेशन है, 3 है। अच्छा बच्चों अब देखिए, सबसे पहले मैंने कौन सा लिया, मास प्रोडक्शन। पता क्या होता है, स्पीड के ऊपर, बेल्ट के ऊपर चीजें बनती चली आ रही हैं, बोतलें हैं या कोई चीज है, स्पीड से बनती हुई इसके ऊपर बन के चेन के ऊपर आती जा रही है। देखिए ये ऊपर से ड्रॉप हो रही है, चेन के ऊपर बन के चली आ रही है, इसको क्या कहेंगे, 1 मिनट के लिए चेन नहीं रुकेगी, चेन ऐसे सीमेंट की बोरी गिराती जाएगी, चेन ऐसे पेप्सी की बोतल या इंजेक्शन गिराती जाएगी। तो मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसके अंदर वहां होगा जहां चीजें कौन सी होती हैं, आइडेंटिकल। मैंने 3 चीजें बोली, क्या तीनों में फर्क होता है, किसी में एक सीमेंट की बोरी और दूसरी में कोई फर्क होता है, एक पेप्सी की बोतल और दूसरी में कोई फर्क होता है। लिहाजा ये वहां लगेगा जहां पर बिल्कुल एक प्रोडक्ट दूसरे के एन मुताबिक है, एक जैसा। दूसरा ये प्रोसेस हमेशा वहां लगेगा जहां स्पीड के साथ लो कॉस्ट के ऊपर आप यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। और ये काम आप कैसे कर रहे होते हैं, ये क्या लफ्ज है बच्चों, रेपिटेटिव, यानी कि बार बार, और स्टैंडर्ड प्रोसेस एक ही होता है आपका। लिहाजा पेप्सी की बोतलें, सीमेंट तेजी से आता है और गिरता चला जाता है, पैक होता चला जाता है। उसके बाद क्या चीज हो सकती है, ब्रेड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ये इनकी एग्जांपल है किताब वालों। एज प्रोडक्शन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड टू प्रोड्यूस, मास प्रोडक्शन आल्सो बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जितनी ये चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी उतनी मास प्रोडक्शन भी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। बताइए जो हमारी सादा कार्बोरेटर वाली गाड़ी थी, उससे हाइब्रिड गाड़ी को बनाना आसान है कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कार है जो टेस्ला ने लॉन्च की है, वो हाइब्रिड से भी कॉम्प्लेक्स है। तो जितना ये प्रोडक्ट जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, उतना ही ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसके अंदर मिसाल दी उन्होंने हेनरी फोर्ड की, क्या बच्चों, टी ऑटोमोबाइल, जनरल मोटर्स वाला काम, ठीक हो गया बच्चों। तो फोर्ड की जो फैक्ट्री है वो बेसिकली क्या है, तमाम गाड़ियों को एक जैसा कलर कर रही नहीं कर रही, एक जैसी गाड़ियां लॉन्च कर रही नहीं कर रही, और मुसलसल गाड़ियां चेन पे चल के चली आ रही। तो ये है मास प्रोडक्शन। दूसरा ऐसा है जिसमें एक हिस्सा मास प्रोडक्शन से आ रहा है और बाकी आप कस्टमर से पूछ के कर रहे हैं, उसकी चॉइस का। इसलिए एक हिस्सा कस्टमाइज है और एक हिस्सा जो है वो मास प्रोडक्शन का है। तो एक हिस्सा मास, एक हिस्सा कस्टमाइज। तो इसमें क्या होता है, पढ़ लेते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग मास बट ओनली अप टू अ पॉइंट। उस पॉइंट के बाद क्या होता है, उसके बाद कस्टमाइज टेलर्ड होती है। मिसाल है फरारी। फरारी एक खास हद तक बिल्कुल एक जैसी गाड़ी है, लेकिन पेंटिंग और फिनिशिंग के ऊपर आके कस्टमर को इजाजत दी गई है कि तुम जिस कलर का कहोगे उस कलर की सीटें बना देंगे, जिस कलर का रेक्सियन कहोगे वो लगा देंगे,
और जिस कलर का तुम डैशबोर्ड का कपड़ा चाहो हम वो लगा देंगे, लेदर लगा देंगे। क्लियर? तो बनने तक एक हद तक मास प्रोडक्शन और उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन। वो कहते हैं इससे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो चीज दूसरों से मुख्तलिफ और अपनी जात के मुताबिक लगती है, फिर उस गाड़ी के साथ वो लॉन्ग टर्म तक अटैच रहता है। ठीक है ना? तो वो अपने माइंड को नहीं मनाता बल्कि अपने माइंड की मनाता है गाड़ी। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है मास प्रोडक्शन टेक्निक, कस्टमर को ज्यादा मुतमिन करने के लिए, फरारी के नजदीक। अब उसके बाद आखिरी क्या है, ये तो आपके लिए बहुत आसान है। आप अपने टेलर के पास जाते हैं तो आप कस्टमाइज क्या करते हैं, अपने मुताबिक शर्ट बनवाते हैं। ठीक है, आपका एक शोल्डर ऊंचा है एक नीचा है उसके मुताबिक बना देगा। ठीक है, आपका एक बाजू बड़ा है एक छोटा है उसके मुताबिक बना देगा। ठीक है जी, क्या हाल है बच्चों? तो वो उसके मुताबिक बना देगा। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी कस्टमर, हर कस्टमर के मुताबिक। तो कहता है ईच प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस यूनिक, जैसे शर्ट और न्यूज़लेटर ये हमेशा लोगों के लिए यूनिक होता है अपने अपने पसंद के मुताबिक। सो ईच प्रिंट जॉब वेरीज इन क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस, और उसके मुताबिक होता है। और आप उसके मुताबिक इंक कलर यूज करते हैं। किसी बात कर रहे हैं न्यूज़लेटर की, एक न्यूज़लेटर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। And then manufacturing firm produces good in response to customer orders, जिस तरह की वो जॉब शॉप के ऊपर ले जाते हैं और उसके मुताबिक उसको डिजाइन कर देते हैं। तो लिहाजा ये 3 तरीके हो गए। कौन कौन से बच्चों? मास प्रोडक्शन, मास कस्टमाइज प्रोडक्शन और। लेकिन अब जब आप इसको बनाने लगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इसके अंदर, वो टाइम लाइन है। अच्छा, टाइम लाइन के एतबार से देखेंगे तो एक तरीका है जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस यूजेस ऑफ लॉन्ग प्रोडक्शन रन है। इसके अंदर मशीन 1 मिनट भी नहीं रन रुकेगी, तेजी से चलती जाएगी, जिसको अभी आपने क्या कहा, मास प्रोडक्शन। तो इसके अंदर हाई वॉल्यूम, ठीक है जी, और वैरायटी लो होगी, सार के लिए हर एक के लिए एक जैसी। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे कील, गिलास, पेपर कॉन्टिन्यूस आते जा रहे हैं, 1 मिनट नहीं रुकेंगे। ऐसे एक एक स्टेप पे कील गिरता जा रहा है, लेकिन ये सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए कील काले रंग का लेगा, कि नहीं, स्टील के कलर का ही सबको एक। अच्छा बच्चों, और दूसरा कौन सा है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये होता है कि जैसे कोई चीज हीटर पे बनती है, मोल्डिंग मशीन है बंद कर दी, अब पहले जरा हमने डाई शाई हर चीज रेडी कर ली, अब जब हर चीज रेडी हो गई हमने उसको ऑन किया और काम शुरू कर दिया। मोल्डिंग मशीन जैसे हेडलाइट ये बनती है मोटरसाइकिल की बैको लाइट, मशीन स्विच ऑफ कर देते हैं रात को, सुबह को आते हैं देखते हैं आज होंडा की बनानी कि यामाहा की बनानी, जोन सी बनानी उसकी डाई लगाई और काम शुरू कर दिया। उसके मुताबिक उसके अंदर प्लास्टिक डाल दिया हीटर के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेस होते हैं जो इस तरह रन करते हैं कि मेक इन बैचेस। एक बैच मुकम्मल हो गया, हीटर ऑफ हो गया, दोबारा नया बैच बनना है, दोबारा हीटर ऑन हो गया। इसकी मिसाल बेकरी है, डोनट सारों का मैदा रेडी हो गया, गूंद लिया, डोनट की शक्ल बन गई, अब हमने ओवन ऑन कर दिया, गर्म हो गया, ट्रे रखी, पक गया, निकाली, बंद कर दिया, दोबारा फिर पूरी ट्रे में हमने पेस्ट्रियां लगाई, दोबारा फिर भेज दी। इस तरह एक एक करके जब चीज रेडी होती है ऑन करते हैं, अदरवाइज ऑफ करते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, ये चीजें बन के आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, और इंटरमीडिएट में चीजें एक ट्रे में गई, पक के आ गई, ऑफ हो गया, फिर ऑन हुआ, फिर अगली ट्रे गई, पक के आ गई। क्लियर बच्चों? इस तरह ये प्रोसेस चलता है। अब अगला मसला क्या आ गया, लोकेशन। फैक्ट्री कहां लगाए? फैक्ट्री लगाने के लिए इंश्योर करना पड़ेगा ऐसी जगह जहां रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, जहां सड़कें बनी हो ताकि ट्रक आसानी से फैक्ट्री के तक पहुंच सके, जहां बिजली की रसाई अच्छी हो और जहां पे आसानी से लेबर दस्तयाब हो जाए। अभी और भी चीजें हैं, पानी हो सकता है, गैस हो सकती है, एयरलाइन हो सकती है, टेलीकम्युनिकेशन हो सकती है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तो मुझे स्लाइड मिली थी, एक तस्वीर मिली नेट से, तो मैंने
लगा दी सिर्फ बात क्लियर करने के लिए। आप जरा देखिए लोकेशन के एंगल से अनदर मेजर डिसीजन इज वेयर टू लोकेट योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन टू इनपुट, जिसको आपने अभी क्या कहा है? मटेरियल, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद बच्चों क्या है? मार्केटिंग, जिसके अंदर कस्टमर और कंपटीशन। और फिर बच्चों मैन्युफैक्चरिंग बेस जोन, जिसके अंदर इंक्लूड द इंडस्ट्रियल जोन वेयर अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर ऑलरेडी बेस्ड। जैसे कहते हैं ना, वो जगह वहां चप्पली के कारखाने लगे हुए, वो फलां जगह वहां बूट के सोल के कारखाने लगे हुए। तो जहां दूसरे भी इस तरह के लोग होंगे, आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। जहां दूसरे काम कर रहे हैं आपको भी वो फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ये था लोकेशन का मामला। अगला मामला कौन सा बच्चों? लेआउट। एक लेआउट होती है यू शेप। इसके अंदर वर्कर जो होता है ना जी आपका, उसके लिए मूव करना आसान होता है। वर्कर के लिए मूव करना आसान होता है। दूसरी वर्टिकल होती है, जिसके अंदर वर्कर को लॉन्ग वॉक करनी पड़ती है एक यूनिट से पहुंचने के लिए। लेकिन यू शेप आपको ज्यादा क्विक मूवमेंट देगा और वर्कर को थकने कम देगा और मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। यानी पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप पर आमने सामने जाना पड़ेगा, इधर से इधर। ठीक है ना? तो ये थोड़ा आसान रहेगा आपको और उससे कॉस्ट भी कम आएगी, टाइम भी सेव होगा। अच्छा, अब देखिए ये जो लेआउट आपको नजर आ रहा है, प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट हमेशा वहां इस्तेमाल करें जहां पर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने, एक प्रोडक्ट नहीं बनाना। कभी कोई ऑर्डर आ जाता है, कभी कोई ऑर्डर आ जाता है, तो आप कहते हैं प्रोसेस फैसिलिटी वहां पे बनाए जहां पर वर्कर परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क कर रहे होते हैं ग्रुप में। लेकिन आपने जो प्रोडक्ट बनाना है, हर दफा उसका जो ऑर्डर आता है वो किस में होता है? ये पढ़िए जरा, वाइड वैरायटी में। तो हो सकता है किसी को वेल्डिंग की जरूरत पड़े, किसी को वेल्डिंग की जरूरत ही ना हो, किसी को ग्राइंडर की जरूरत पड़े, किसी को ग्राइंडर की जरूरत ना पड़े। तो आप फैसिलिटी बना के बैठ जाएं। जो जो यूनिट बनने आया है उसके पर्पस और डिजाइन को देखकर आप क्या करें? फैसला कर लेंगे आपको क्या चीज बनानी है और किस तरह से बनानी है। तो आप उसके मुताबिक एक शॉप से दूसरी शॉप के अंदर मूव कर जाएंगे। क्लियर? तो ये कहां लगेगी बच्चों? जहां एक सिमिलर चीज नहीं बनानी, डिफरेंट चीजें बनानी है। हर दफा ऑर्डर जो आता है वो पहले से मुख्तलिफ होता है, तो वहां पे आप प्रोसेस लेआउट यूज करेंगे। लेकिन जहां पर बच्चों आपको एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, जैसे कि गाड़ी एक ही शक्ल की, ज्यादा पेंट का फर्क है, तो वहां क्या कौन सा लेआउट लेना चाहिए? इसका मतलब अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने पड़े हर दफा तो कौन सा लेआउट बनेगा? अच्छा, और अगर हर दफा सिमिलर प्रोडक्ट बनाना हो तो फिर आपको प्रोडक्ट लेआउट लेना पड़ेगा। और प्रोडक्ट लेआउट के अंदर आप देखेंगे कि आपको रिक्वायर्ड क्या है भाई बच्चों? सेम प्रोडक्ट, और इसके अंदर कॉन्टिन्यूस रेपिटेटिव प्रोडक्शन होती रहेगी। जैसे अभी हम कील की मिसाल देके आए हैं, पेप्सी की मिसाल देकर आए हैं, ठीक है, सीमेंट की मिसाल देकर आए। तो इसमें कॉन्टिन्यूस काम के चलता रहेगा और ऑन गोइंग बेसिस पे वर्क स्टेशन जो है, डिपार्टमेंट जो है, वो काम करते रहेंगे। क्लियर जी? और ये चीजें जो है मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो मुकम्मल होती रहेंगी। क्लियर बच्चों? तो ये दो लेआउट हो गए। तीसरा लेआउट कौन सा है? फिक्स पोजीशन लेआउट। इसके अंदर जो आउटकम है, जैसे ये जहाज है बिल्कुल आपके जैसा, है ना, उस एयरप्लेन को लाके हमने सेंटर में खड़ा कर दिया, ये फिक्स पॉइंट पे खड़ा रहेगा, फिक्स पॉइंट पे खड़ा रहेगा। जी F-17 का भी ऐसे ही है, F-35 का भी ऐसे ही है, F-22 रैप्टर का भी ऐसे ही है कि जहाज वहीं खड़े रहेंगे। हमें ग्राइंडर चाहिए, हम ग्राइंडर उठा के लाके यहाँ काम करेंगे। हमें इसका इंजन फिट करना है, हम क्रेन के साथ लाएंगे, लाके यहाँ पे इसके क्या फिट कर देंगे? इंजन फिट कर देंगे। हमें पेंट करना, हम पेंट का यूनिट पास लाएंगे और लाके इसके ऊपर क्या करेंगे? पेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये फिक्स पोजीशन लेआउट जो होता है, ये अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट स्टे करता है और प्रोसेसेस और इक्विपमेंट असेंबली जो है वो मूव करती है। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट बनना है वो एक फिक्स पोजीशन पे खड़ा रहता है। इसका मतलब तीन बातें हो गई। अगर हर दफा मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने हैं तो कौन सा बनाए? अगर एक ही जैसा प्रोडक्ट बिल्कुल होमोजीनियस बन रहा है, होमोजीनियस है फिर, और अगर ये
कोई बड़ा टेक्नो किस्म का प्रोडक्ट है तो फिर इसको फिक्स रखें, चीजों को मूव करें। ये तीसरा लेआउट हो गया। अच्छा बच्चों, अब रिसोर्सेज प्लानिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए मटेरियल कहां से चलता है, कहां पहुंचता है, रास्ते में कई जगह वो स्टॉप होता है, वो पार्ट्स, वो कंपोनेंट्स किसी जगह स्टोर होते हैं और फिर जाके वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होते हैं। लिहाजा जो स्टेप्स हमें नजर आते हैं इससे कहीं ज्यादा स्टेप्स होते हैं जो कि एंड में जाके फोरकास्टेड फिनिश प्रोडक्ट हमें डिलीवर करते हैं। लिहाजा जो आज गंदम आप खा रहे हैं, ये पिछली सप्लाई चेन में देखी जाए तो इसको उगाने का ख्याल पिछले साल के सीजन से भी पहले प्लान किया गया होगा और वो गंदम का दाना आज आप खा रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह आप सोचिए कि जिस तरह आप आज सीए करके चले जाते हैं यहां से, तो देखने में लगेगा बशीर साहब ने पढ़ाया हमें, दाऊद शाहिद साहब ने पढ़ाया हमें, लेकिन हकीकत में उसके पीछे अरशद भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, कंप्यूटर नेटवर्क वाले भी हैं, पार्किंग पे बैठे लोग भी हैं, ठीक है, स्वीपर भी हैं, वॉशरूम धोने वाले भी हैं। तो एक पूरी सप्लाई चेन है जिसके पीछे कम से कम 100-150 बंदा लगा हुआ है। भी बहुत सारे ऐसे जो इनडायरेक्ट लगे हुए, जिन्होंने हमें ये स्टूल बना के भेज दिए, फर्नीचर बना के भेज दिया। तो ये देखने में सप्लाई चेन और लगती है, लेकिन हम इससे क्या करते हैं, हम इससे बहुत सारे फैसले करने होते हैं। कोई चीज खुद बना ले या खरीद ले, क्योंकि बैटरी टोयोटा क्या करता है, खरीदता है, और इंजन क्या करता है, खुद बनाता है। क्या हम एक चीज को आउटसोर्स कर दें? बाज़ वक़्त बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन आउटसोर्स कर दिया जाता है डेंसो को कि ये आप बना के दें, एसी का पूरा निजाम हमें डिजाइन भी करके दें इसके मुताबिक, तो आउटसोर्स भी हो जाता है। फिर उसके अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी आ जाती है। फिर आगे चलते जाएंगे तो आपकी स्मूथ ट्रांजैक्शन चलती रहती है टिल द प्रोडक्शन यूनिट, और फिर जाके हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज पे, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मालूमात नहीं है कस्टमर कहां पे है, बना ले प्रोडक्ट, सप्लायर कहां पे है, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट कहां से मिलेगा। ये पूरे का पूरा निजाम जो है हमारा चलता है किससे? इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कुछ खरीदा वो टीपीएस में रखते हैं, ठीक है जी। जो कुछ हमें जो फैसले करने होते हैं उसके लिए हमें सपोर्ट सिस्टम हेल्प करते हैं, ठीक है जी, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है। रिपोर्टें हमें एमआईएस से मिलती हैं। ये सारे मिलके हमारी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ये सारे सिस्टम आपने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। सारे पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? वो सारे निजाम इसके साथ मिलकर काम करते हैं। क्लियर जी? तो असल में ये चैप्टर आपको इसलिए इतना जो है वो बड़ी पिक्चर लग रही है क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो सारा आज आके एक पिक्चर में समो दिया गया। इसलिए ये आपको एट ए टाइम लग रहा है कि एक बात सारी इंफॉर्मेशन की कर रहे हैं, एक बात वहां से कर रहे हैं। तो अगर आप इन सबको इकट्ठा कर लें तो आज आपने इसकी बिग पिक्चर देखी। तो आई होप कि आप इस चैप्टर को सीरियस लेंगे और इसकी जितनी वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं उनको अच्छी तरह